हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग मिलेंगे एक स्पेशल मेहमान से। हमारे साथ जुड़ी हुई है दर्शन। शी हैज़ क्वालिफाइड हर CSIR नेट जून 2024 में। उनका JRF में रैंक 82 है। आइए दर्शन से बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एस्पायरेंट की जर्नी में कुछ ऐसी ज़रूर बातें होती हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले दर्शन, हेलो एंड वेलकम टू द IFS प्लेटफॉर्म। हाय सर। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है JRF क्वालिफाई करके। ड्रीम कम ट्रू मोमेंट सर। मतलब अभी भी इंजॉइंग फेस में ही हूँ। बहुत सारा सेलिब्रेशन हो रहा है फैमिली में और अप्रिशिएट कर रहे हैं टीचर्स, देन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। तो वो पॉजिटिव फीडबैक सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। अच्छा, जब एग्जाम दिया था तो क्या आपने सोचा था, आपको पता लग गया था कि इस बार तो JRF होने वाला है, या एग्जाम के बाद का कैसी फीलिंग थी? जब एग्जाम दिया था तो पहले ये सोच के दिया मैंने कि ये जो अटेम्प्ट है वो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो की थी लेकिन 100% पूरा सिलेबस मैंने नहीं पढ़ा था। इट वाज लाइक 50, नॉट 50, 70% मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था ओके। और थोड़े टॉपिक्स छोड़े थे, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा मतलब उतना भी हाई नहीं था कि इस बार कर ही लूंगी। हम्म। तो लेकिन जब मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, मैंने पूरा जब एग्जाम आया शेड्यूल, तो मैंने अपने माइंड में सेट किया कि जो भी मैंने पढ़ा है वो इनफ है JRF क्रैक करने के लिए, और अभी सिर्फ मुझे अपना बेस्ट देना है वहां पे जाके। तो एग्जाम के बाद फिर भी मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि पार्ट सी इज ऑफ कोर्स अनप्रेडिक्टेबल सर। तो क्या होगा नहीं पता था। तो हम्म। जब आई वेटेड फॉर द एस्टिमेटेड आंसर की, तब अच्छे मार्क्स आए मेरे, और फिर मुझे लगा कि हाँ मेरा हो जाएगा JRF। लेकिन रैंक विद इन 100 है, तो इसके लिए मैं और ज्यादा खुश हूँ रिजल्ट सुन के। ओके ओके। तो एक चीज जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, कि 100% सिलेबस कवर करना जरूरत नहीं है। शी मेंशन कि इन्होंने सिर्फ 70% सिलेबस ही कवर किया, पर फिर भी शी हैज सिक्योर्ड एन AIR ऑफ 82, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। थोड़ा और मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। पहले तो बताइए कि आपकी मास्टर्स कहाँ से है, और कॉलेज के बारे में बताओ थोड़ा। हाँ, तो सर आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम गोवा, हम्म। और मैं अखाड़ा सांतिस्तेव यहाँ पे रहती हूँ। और मैंने अपना कॉलेज BSc और MSc गवर्नमेंट कॉलेज खांडोला से किया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा स्पेशलाइजेशन है। हम्म। फिर उसके बाद मैंने 1 ईयर का गैप लिया, सोच के कि मैं प्रिपरेशन करूंगी नेट एग्जाम का। और मैं घर पे ही मतलब यूट्यूब पे क्लास देखती थी, और यही मेरा शेड्यूल था कि मैं घर पे बैठूंगी और क्लासेस अटेंड करूंगी। मैं खुद टाइम टेबल भी बनाती थी कि इतने लेक्चर अभी कंप्लीट करने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता था कि वो एनवायरनमेंट शायद मैं नहीं डेवलप कर पा रही थी कि इस एग्जाम के बारे में मुझे और कुछ मतलब सुनना है, और उसके बारे में जो भी मतलब होता है, जैसे कि एग्जाम कैसे होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं उतना नहीं डेवलप कर पा रही थी। ताकि मैं यूट्यूब पे भी जो वीडियोस होते हैं वो मैं हमेशा देखती हूँ। हम्म। लेकिन क्या होता था कि फैमिली फंक्शंस होते हैं, कभी कभी फ्रेंड्स बर्थडे पार्टीज, ये और वो, आपका शेड्यूल में वो मतलब वो फिक्स नहीं रहता है। फिर वो आप लॉयल नहीं रहते हो वो शेड्यूल के लिए। तो फिर मैं ऐसी हूँ कि मैं मतलब आई एम लिटिल इंजॉइंग सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, तो मैं उतना सीरियस नहीं रहती थी हमेशा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे ऑफलाइन IFS ज्वाइन करना है। IFS मुझे मेरे फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था, जो कि ऑलरेडी आई स्टूडेंट थी। फिर उससे मैंने पूरा इंफॉर्मेशन लिया, और यहाँ पे फिर मैं पुणे IFS में ज्वाइन हो गई। तो स्टार्टिंग फेज ऐसा था कि डर गई थी मैं, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। हम्म। फिर क्लासमेट्स कैसे होंगे, वो मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे क्या, या फिर मुझे नहीं समझ में आएगा उनको समझ में आएगा, ऐसा मुझे बहुत डाउट्स था पहले। लेकिन जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो
बहुत अच्छे टीचर्स ने मतलब पढ़ाते थे वहाँ पे, बहुत बेसिक्स पढ़ाया और मुझे फिर वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी कर सकती हूँ। जो भी डेली टारगेट्स टीचर्स देते थे तो वो मैं इजीली कर पाती थी आफ्टर लिसनिंग टू द एक्सप्लेनेशन। तो वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ ये। सो दैट्स हाउ इट वाज। ओके, चलिए। तो 1 साल का जो आपने ड्रॉप फेज लिया था, तो क्या उस वक्त आप कहीं से इनरोल कर लिया था या आप यूट्यूब से ही सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे? उस वक्त क्या किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई थी? एनरोल तो नहीं किया था क्योंकि वो हम्म। इंफॉर्मेशन था ही नहीं कि हाँ मतलब कोर्स लेना है ये। मैं हम्म। यूट्यूब पे आईएफएस के मैंने लेक्चर्स किए हैं। ओके। बहुत मतलब वो भी बेसिक से जो मतलब केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट किया मैंने आईएफएस के हम्म। वीडियो पे। तो बहुत सारे नोट्स मैंने ऐसे लिखे थे, लेकिन मेरा यही प्रॉब्लम था कि हाँ मुझे थियोरी अच्छा यूट्यूब से मिल रहा है या फिर हो रहा है, लेकिन मैं वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने आप को लॉयल नहीं रख पा रही हूँ स्टडीज के तरफ, क्योंकि बहुत सेल्फ डिसिप्लिन डिस्ट्रैक्शंस। वाला जो प्रॉब्लम था, मुझे लग हाँ, रहा है कि वो आ रहा होगा। डिसिप्लिन का हाँ हम्म। थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुआ। इसीलिए फिर मैंने क्लास एनवायरनमेंट चुना मेरे लिए ओके। सबसे बेस्ट। तो इसके बाद अब ये बताइए कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो क्या आप इन तीनों सब्जेक्ट को एक सेम तराजू पे तौलते हो, या आपको लगता है कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है, कोई स्ट्रांग है? इसमें आप कैसे मैनेज करते हो? हाँ सर, जैसे कि मैंने कहा कि एमएससी मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से की थी, तो हम्म। इनऑर्गेनिक मेरा स्ट्रॉन्ग था। हम्म। फिर जब मैंने आईएफएस ऑफलाइन ज्वाइन किया तो वहाँ पे मुझे फिजिकल बहुत अच्छा लगने लगा। राजीव सर पढ़ाते थे। तो एक मतलब ऐसा होता था कि वो लाइकिंग हो गई थी फिजिकल के लिए। तो मुझे फिर इनऑर्गेनिक वाज एन मीडियम सब्जेक्ट फॉर मी, और मेरा फेवरेट हो गया फिजिकल। और उतना ही मतलब ऑर्गेनिक मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे। बहुत हम्म। प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, आपको पता ही होगा सर। तो लेकिन मैंने वो एटीट्यूड नहीं रखा कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है तो मैं उसको पूरा छोड़ दूंगी, क्योंकि हम्म। मुझे पता था कि अगर नेट क्लियर करना है तो इसको साथ चलना ही पड़ेगा। मतलब ऑर्गेनिक को लेके साथ चलना ही पड़ेगा, तीनों सब्जेक्ट साथ लेके ही चलना पड़ेगा, लाइकिंग हो या ना हो। फिर हम्म। स्टार्टिंग के जब लेक्चर्स मैंने किए, जैसे कि जीओसी आपसे ही पढ़ा है सर, तो वो पूरे जब मैंने किए तो फिर वो बेसिक्स डेवलप होने के बाद वो लाइकिंग भी वैसे ही डेवलप होने लगी। हम्म। शॉर्ट नोट्स भी बनाना पड़ता था बहुत। ऑर्गेनिक का मैंने सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, फिजिकल वैसे ही। तो शॉर्ट नोट से फिर मैंने ये सीखा कि मुझे और इंटरेस्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट में, क्योंकि बार बार वही मैं रिपीट करती थी, पढ़ती थी। तो वो लाइकिंग मैंने ऑटोमेटिकली डेवलप की थी। तो दिस वाज द थिंग, मैंने तीनों सब्जेक्ट साथ में लेके पढ़ा, लेकिन ऑर्गेनिक थोड़ा मेरा पीछा रह गया था, लेकिन उसको हम्म। भी फिर मैंने कोप अप कर लिया। तो बेसिकली फिजिकल और इनऑर्गेनिक आपकी स्ट्रेंथ से, और जो आपका सपोर्टिंग सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। हाँ। ओके। तो एक दिन में कितना घंटा आप सेल्फ स्टडी करते थे? जैसे एग्जाम से मान लो आप 2-3 महीने की बात, पहले की बात करो, तो कितना घंटा हाँ। पढ़ना चाहिए हमें? मैं तो सर पूरा दिन मतलब लगाती थी ऐसे एग्जाम के 3 महीने पहले, टू हम्म। बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि वो प्रेशर आ जाता है हम्म। कि एग्जाम कैसे होगी या फिर कुछ मार्क्स से रह ना जाए। वो प्रेशर से ही मैं पढ़ना चालू किया, लेकिन संडे थोड़ा मैं अपने आप को फ्री रखती थी, थोड़ा माइंड फ्रेश रखने के लिए। हम्म। और रिगार्डिंग द आवर्स, मैं सुबह अराउंड 8:39 में बैठती थी। और मैंने 2 महीने पहले मॉक टेस्ट देना चालू कर दिया था हम्म। थ्रू ऑनलाइन आईएफएस के ऐप से। मैं मॉक टेस्ट भी दिया है मैंने ऑफलाइन, वहां पे भी जाके मॉक टेस्ट दिया है मैंने। और मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मेरी प्रिपरेशन का पार्ट, क्योंकि मैं खुद को एनालाइज कर पाती थी आफ्टर वन टेस्ट। आई टू गिव टेस्ट आफ्टर 4 डेज, मतलब मेरा 4 दिन का गैप रहता था, और वो जब तीसरा दिन मतलब मैं पूरा एंड करती थी पूरा एनालिसिस करके उसको। तो मैं एनालिसिस से सीखती थी अपने आप को कि मैं कैसे कर रही हूँ परफॉर्म टेस्ट में। हम्म। तो कभी कभी ऐसा था कि मैं इनकरेक्ट वर्ड नहीं रीड कर पाती थी, करेक्ट सोच लिया, मार्क कर लिया ऑप्शन, वैसे भी हुआ है मेरे साथ।
सो कभी कभी डेसिमल पॉइंट जैसे कि फिजिकल कैलकुलेशंस यहाँ से वहां मेरे गलत होते थे, ये सारा मैंने मॉक टेस्ट में एनालाइज किया कि मैं यहाँ पीछे रह रही। कंसेप्ट तो आ रहा है, अभी थियोरी भी पढ़ ली है, लेकिन क्वेश्चन टैकल करने में टाइम मैनेजमेंट मुझे टेस्ट ने सिखाया है। सो मैंने ज्यादा फोकस रखा 2-3 महीने पहले जस्ट पीवाईक्यूज मेरे पूरे पहले तो मैं जब क्लास अटेंड करती थी तो सीधा टॉपिक के बाद जो भी पढ़ाया है उसके पीवाईक्यूज लगा देती थी। अच्छा। और क्योंकि वो वो वहाँ पे टीचर्स ही क्लास में ही आधे क्वेश्चंस तो पहले सॉल्व करते थे और बाकी का वो असाइनमेंट एज इन देते थे। और संडे टेस्ट में भी मुझे बहुत इम्प्रूव किया है मैंने अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि आईएफएस के संडे टेस्ट मुझे बहुत हेल्पफुल रहे हैं। और ऐसे ही एनालाइज करके फिर मैंने अपने आप को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई कि उस एग्जाम के टाइम पे मुझे उस 3 आवर्स कैसे यूटिलाइज करने हैं, क्योंकि यही मेरा माइंडसेट अभी पूरा मैंने रेडी करके मैं गई थी वो। ओके, तो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, मैं स्टूडेंट्स को अभी भी कहता रहता हूँ कि संडे टेस्ट को सीरियसली लेना है, संडे टेस्ट को सीरियसली लेना है, एंड उसका इम्पैक्ट पड़ता है। शी इज ऑल्सो मैंशनिंग द सेम थिंग। तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो भाई वीकली अपने आप को एसेस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि मान लो कभी आप पढ़ते थे, कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं सर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं तो फिर सवाल लगते ही नहीं है। तो क्या इस तरीके का प्रॉब्लम आपने फेस किया, तो फिर कैसे टैकल किया इसको? हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है सर। एवरी टॉपिक जब आप पढ़ते हो आपको उस टाइम पे लगता है कि हाँ ये तो मेरे को आ रहा है, लेकिन आफ्टर 2-3 डेज अगर आपने उस टॉपिक को हाथ भी नहीं लगाया है और एक वीक हो गया शायद, तो वो टॉपिक फिर से नया लगने लगता है। और उसके क्वेश्चंस आप अगर फिर देखोगे विदाउट टचिंग द थियोरी बैक अगेन, तो वो नहीं होगा। और वो स्टार्टिंग मेरे साथ हुआ है। उसको मैंने टैकल ऐसे किया कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, नए टॉपिक्स पढ़ रही थी, तो मैं उसमें से 2 आवर्स या फिर 3 आवर्स पूरा रिवीजन के लिए लगाती थी, जैसे कि वो पहले वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ा है वो फिर से ग्लांस एटलीस्ट तो करना है मुझे, क्योंकि वो मेमोरी बिल्डअप करेगा, मुझे हेल्प होगा उसमें। और कोई भी फॉर्मूला हो या फिर रिएजेंट हो, कुछ भी हो, मुझे फिर जब क्वेश्चन कर रही हूँ नया नहीं लगेगा, मुझे वो रिवाइज किया है तो इसीलिए वो आ जाएगा जल्दी। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नोट्स मेरे बहुत फर्स्ट स्टेज मेरे नोट्स पहले क्लीन रखे मेरे पूरे। आपको पता है सर मैं बहुत कलरफुल मेरे नोट्स थे। यस यस। हाँ, तो फिर उसके बाद तो मुझे रीड करने में भी इंटरेस्ट आता था कि हाँ मैंने इतना अच्छा वो उसको बना के रखा था। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, वो भी मैंने बहुत मतलब बहुत शॉर्ट लिखा, क्योंकि अगर एक ग्लांस में मुझे कुछ करना है उस पूरे टॉपिक का तो मैं शॉर्ट नोट से करती थी। और द थर्ड थिंग इज दैट पीवाईक्यूज मैंने टॉपिक वाइज किए, उसके बाद पूरा एक क्वेश्चन पेपर लेके बैठना। एग्जाम के 3 जब महीने बचे हैं तो 1 महीना मैंने पूरा वो क्वेश्चन पेपर को ही दिया है। तो ऐसे में करती थी और हर दिन कुछ ना कुछ पहले वाला रिवाइज करना ही है, दैट वाज माय फिक्स थिंग। तो इसीलिए मुझे वो टैकल करने में आसानी हुई, क्योंकि फिर क्वेश्चंस ज्यादा होने लगे मेरे साथ ऐसे। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी ही पड़ेगी। अब इसमें जो हेल्प करेगा वो रिवीजन होगा, कि आप लगातार रिवीजन करते रहें, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर्स के साथ टाइम इन्वेस्ट करें ताकि क्वेश्चंस का जो डर है वो अंदर से निकल सके। राइट? यस सर। चलिए, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट आपको अभी देख रहा है, ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं वो जरूर आपको देख रहे हैं, तो आप क्या उनको सजेस्ट करोगे कि वो गलतियां जो आपने करी शायद अपनी तैयारी के फेज में, जो कि और बेहतर आपके नंबर हो सकते थे और बेहतर रैंक शायद आप कर पाते, वो मिस्टेक्स क्या आप बोलोगे उन स्टूडेंट्स को कि वो ना करें, और क्या अपने साइड से उनको सजेशन दोगे? हाँ, तो पहले जब स्टार्टिंग के 2-3 महीने जब मैंने स्टार्ट किया कोर्स पढ़ना, तो मैं बहुत इतना थियोरी में घुस गई थी कि मुझे पीवाईक्यूज पसंद नहीं था करना। मुझे ऐसा लगता था कि अरे मेरा टॉपिक अभी तक उतना ब्रश अप नहीं हुआ है तो शायद मैं पीवाईक्यूज बाद में करूंगी। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि द एक्चुअल की इज ओके, आपको थियोरी आना चाहिए लेकिन पीवाईक्यूज आर रियली इंपॉर्टेंट।
और वो आपको साथ साथ में ही करने हैं। अगर आपका वो टॉपिक कंप्लीट भी नहीं हुआ है लेकिन आपको पीवाईक्यूज एटलीस्ट ग्लांस करने की इस टॉपिक से कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, तो वो मैंने बहुत देर स्टार्ट किया। मेरे पीवाईक्यूज को मैं थोड़ा निग्लेक्ट करती थी पहले, लेकिन बाद में मुझे लगा कि दिस इज द थिंग विच आई नीड टू टेक। और सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको लॉयल रहना है आपके खुद के प्रिपरेशन पे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक वीक बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन दूसरा वीक आप पूरे मतलब इंजॉयमेंट में रह गए हो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन हो गया है कि एक वीक आपने तो बहुत पढ़ लिया यार। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर दिन एटलीस्ट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो 2 घंटा तो आपको पढ़ना ही है। तो कंसिस्टेंट रहना है प्रिपरेशन पे, लॉयल रहना है खुद से कि मैं इतना टाइम मेरा पढ़ाई को दूंगी नो मैटर व्हाट। तो वो मैंने फॉलो थोड़े टाइम के लिए नहीं किया था, बीइंग कंसिस्टेंट। लेकिन बाद में फिर मैंने जब एग्जाम पास आती गई तो आई वाज रियली कंसिस्टेंट विथ माय वर्क। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट इज, मैं पार्ट सी को उतना पहले नहीं समझ पाती थी। मुझे हाउ टू टैकल पार्ट सी नहीं आता था, इसके लिए मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे संडे टेस्ट में या फिर मॉक टेस्ट में। तो वो डेवलप करना है आपको कि, और आपको ये भी याद रखना है कि पार्ट सी ही है जो मतलब यू नो इफ यू वांट रियली अ जीआरएफ रैंक, देन पार्ट सी के क्वेश्चन चूज करने में वो एक सीखना है कि बहुत क्वेश्चंस होंगे लेकिन हाउ टू सिलेक्ट द क्वेश्चन, सिलेक्टिविटी आना चाहिए और उसमें टाइम कितना लगाना है वो भी पहले से ही प्रिपेयर रखना चाहिए। अच्छा, तो जनरल एप्टीट्यूड का भी जो सेक्शन था हमारे पेपर में, उसके लिए कोई सेपरेट तैयारी करी थी आपने, या आपको कॉन्फिडेंट थे कि कर लोगे, कैसा था? पहले जब मैंने एप्टीट्यूड का पेपर जब मैंने देखा सिलेबस और पेपर, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा कि शायद ये मुझे नहीं हो पाएगा। लेकिन आईएफएस का ही कोर्स में मुझे एप्टीट्यूड भी था, सौविक सर पढ़ाते थे क्लास में। तो ऐसा लगा कि ये बहुत इजी वे है, द वे ही इज टू टीचर्स विद लिटिल ट्रिक्स एंड ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं, और इजीली हो रहा था एप्टीट्यूड जब क्लास में सॉल्व कर रहे थे। और सर ने कहा कि दिस इज मोर देन इनफ, उसके बाद में सिर्फ पीवाईक्यूज लगाने हैं। तो एप्टीट्यूड के लिए मैंने यही अप्रोच रखा है कि मैंने पूरा सिलेबस एप्टीट्यूड का नहीं अटेंड किया, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा उसमें से बेस्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और एग्जाम के टाइम पे भी मैंने सिर्फ 20 मिनट्स ही एप्टीट्यूड को दिए हैं, उससे ज्यादा मैंने नहीं दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते थे लेकिन टाइम बहुत लगता था उसको समझने में, उसको हैंडल करने में। तो इससे अच्छा मैं वो टाइम पार्ट सी में ही लगा लूं। तो दिस इज वन थिंग विच आई फॉलोड कि हाँ, एप्टीट्यूड आ रहा है लेकिन जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से सिर्फ आपको 20 मिनट्स में या फिर मैक्स 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। यानी वो हो जाता है सर, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो पहले से ही तो हो जाता है। और वन मोर थिंग, सर ने ही ये सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट आप जब भी पढ़ रहे हो पूरा आपका जो भी कोर्स है, तो आधा घंटा आपको सिर्फ एप्टीट्यूड को ही देना है। तो मैंने आदत बना ली थी कि पूरा दिन मैं पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है, लेकिन वो लास्ट का टाइम ऐसा होता है कि सेचुरेटेड हो जाता है माइंड और नहीं पढ़ा जाता ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक फिजिकल। तो उस टाइम पे फिर एप्टीट्यूड का बुक खोलती थी और सिर्फ 2-3 क्वेश्चन कर लिया, और वो भी ऐसा फन लगता था, गेम वे जैसा लगता था कि इसका यहाँ पे है वहां पे, वो पूरा पजलिंग गेम जैसा होता है एप्टीट्यूड में। तो वो मैं उस टाइम पे करती थी। सो दैट वाज अ रिवीजन फॉर मी एंड दैट्स इट फॉर एप्टीट्यूड्स। अच्छा, एग्जाम के जब हम आखिरी फेज में होते हैं, जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे हैं, या कभी बीच में ऐसा लगा हो कि बड़ा डीमोटिवेटेड सा फील हो रहा है, तो क्या ऐसे फेजेस आए थे, फिर इनको कैसे कोप अप किया? हाँ सर, बहुत आए थे एप्टीट्यूड। मतलब जो मेरा मॉक टेस्ट के जो मार्क्स थे वो इतने खराब आते थे। फर्स्ट मॉक टेस्ट मुझे अभी भी याद है, मेरा 50 तक स्कोर क्रॉस नहीं हुआ था। तो ऐसा लगा उस टाइम पे, बहुत डिमोटिवेटेड हुई और फिर लगा कि अगर इतना पढ़ के भी अगर ये मार्क्स नहीं ओवरकम हो रहे हैं तो फिर मेरा क्या होगा। फिर मैंने खुद को एनालाइज किया, यूट्यूब पे सर आपके वीडियोस देखे कि कैसे एक्चुअली पेपर को पढ़ना है। द वे यू सेड सर, साइकिल्स में जाना है, पूरा एक क्वेश्चन को लेके नहीं बैठना है।
वो पार्ट सी, फिर पार्ट ए, फिर पार्ट बी, वो ऐसा साइकिल 2 बार तो करना ही है उस टाइम पे। तो वो मुझे एनालाइज हुआ कि एक्चुअली द लैकिंग पॉइंट इज नॉट द थियोरी बट इट इज द टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस। राइट। तो ये मुझे मॉक टेस्ट ने पढ़ा है। तो मार्क्स को मैं ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया उस टाइम पे, मोटिवेटेड रखा खुद को कि हाँ मैं कर लूंगी, मैं इम्प्रूव कर लूँ। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट उतना खराब गया, फिर सेकंड थोड़ा इम्प्रूव हो गया, खुद को स्टडी किया, एनालाइज किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उससे थोड़ा और इम्प्रूव किया। सो मॉक टेस्ट मैंने इम्प्रूवमेंट के लिए ही रखा था और द बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने फिर मेरे नेट एग्जाम में दिया है। और कहीं ना कहीं वो एक्सपेरिमेंट आप खुद पे करते हो कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे पार्ट बी को पहले जाना है या फिर ए को जाना है, सी को जाना है। तो खुद को मैं एक्सपेरिमेंट करती थी कि मुझे कैसा सुटेबल है, मैं कौन सा पहले टैकल करूँ। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स भी मैंने ट्राई किए हैं मॉक टेस्ट में। तो दिस इज द थिंग, आई डिडंट फोकस ऑन मार्क्स। मेरे मार्क्स बहुत बुरे आते थे, मैंने 100 का क्रॉस कभी नहीं किया है स्कोर। लेकिन अब जब मेरे मार्क्स मेन एग्जाम में 100 क्रॉस आए तो मुझे ऐसा लगता है कि द ओनली थिंग विच मॉक टेस्ट is made for is analyzing your own self and making you a better in preparation and tackling the question paper. यस, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि बच्चे कई बार क्या होता है कि मॉक टेस्ट के मार्क्स से डिमोटिवेट होने लगते हैं। सो अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस उसको एक बार और एनालाइज करना है, उसे देखना है कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं। और जैसे कि इनका एग्जाम्पल है, शी नेवर क्रॉस्ड 100 मार्क्स, लेकिन जब फाइनल एग्जाम हुआ तो चूंकि इतना ग्राइंड अप किया पहले अपने आप को कि उसका रिजल्ट हमें मेन एग्जाम में देखने को मिला। सो अच्छा, उसके बारे में बताइए, एग्जाम के जो 3 आवर्स थे, क्या वो कैसे बीते? क्या उसमें आप शुरू में थोड़े नर्वस थे या कुछ क्वेश्चंस बीच में लगे कि कभी डिफिकल्ट हुआ? तो उन 3 घंटों को कैसे मैनेज किया? पहले तो सर बहुत पॉजिटिव माइंडसेट लेके हर कोई जाता है, लेकिन वहां पे जैसे क्वेश्चंस रीड करते हैं तो फिर वो थोड़ा नेगेटिव साइड में कन्वर्ट होने लगता है कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। और पढ़ा भी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो दिस इज नॉर्मल, वो होता ही है। लेकिन मैंने एक माइंडसेट रखा, जो मैंने पहले पार्ट सी किया था सर। तो पार्ट सी को जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया मुझे नहीं आ रहा था, तो थोड़ा एक माइंड में डेवलप होता है नेगेटिव साइड कि अभी क्या होगा। सो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गई। ऐसे मैंने फर्स्ट 8 क्वेश्चंस, आई टेल यू बी वेरी फ्रेंकली सर, मुझे नहीं आ रहे थे स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस। मैंने थर्मो छोड़ के गई थी पूरा। मैंने आई हैड ऑल द नोट्स अबाउट थर्मो, लेकिन मुझे प्रिपरेशन में उतना टाइम नहीं मिला थर्मो करने का। तो वो क्वेश्चन सारे मतलब एक थर्मो का था या फिर कोई और सब्जेक्ट का था, मुझे नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने खुद को समझाया उस टाइम पे कि और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड यू जस्ट नीड टू डू 25 क्वेश्चंस, और वो भी पहले साइकिल में जो भी आ रहा है वो कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो उसको फ्लैग आउट कर लो। तो मैंने कहीं भी वो नहीं सोचा कि अभी इस बार तो नहीं हो रहा है, इस बार तो नहीं, ऐसा दिमाग में आने ही नहीं दिया। आई विल गिव माई बेस्ट, ऐसा ही सोच के मैंने टिल लास्ट क्वेश्चन में रीड किया। मैंने जो भी उस टाइम पे आ रहा था विद इन सेकेंड्स मैंने वो क्वेश्चंस किए, जो नहीं आ रहे थे उसको फ्लैग किया। फिर मैं पार्ट बी में गई, वैसे ही प्रोसीजर मैंने रिपीट किया एंड द सेम आई वेंट फॉर पार्ट ए। और फिर जब मैंने सेकेंड साइकिल लिया तो थोड़ा मैं वो स्टेज में चली गई थी, अभी हो रहा है क्वेश्चंस, अभी आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो फिर वो ऑटोमेटिकली होता है कि हाँ एक स्पीड में आप चले जाते हो कि हाँ अभी तो आएगा, थोड़ा वर्क कर लो तो उसका आंसर आएगा। सो मैंने पार्ट सी में तो तुक्का नहीं लगाया बिल्कुल भी। आई टुक टाइम टू एक्चुअली एनालाइज कि इसका क्यों ही, अगर मुझे आ रहा है ऑप्शन ए उसका आंसर, तो मैं खुद को क्वेश्चन पूछती थी उस टाइम पे कि उसका बी सी डी क्यों नहीं हो सकता है। सो टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो क्योंकि आप मिस्टेक वहां पे नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग विच आई फॉलोड एंड आई थिंक सर दैट जो भी मेरा अभी मार्क्स है शायद वो पार्ट सी के वजह से ज्यादा है, वो मैं कह सकती हूँ। ओके, सो अब इतनी सारी जो मेहनत करी, अब वो फाइनली, अब ये जर्नी जो आपकी रही वो तो आपको देखो जीवन भर याद रहेगी, और इससे एक बहुत अच्छा सेल्फ बूस्ट भी मिला होगा आपको। अब इसके बाद अब एक पड़ाव तो पार हो गया है जेआरएफ का, अब इसके बाद के क्या प्लान थे आपके? हाँ सर, तो मुझे अच्छी रैंक मिली है नेट में। तो
मैंने एक्चुअली गेट क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में आफ्टर ज्वाइनिंग आईएफएस। तो वो उस टाइम पे पोर्शन कंप्लीट भी नहीं था थोड़ा, लेकिन मेरा हो गया। तो उसमें मुझे बहुत मोटिवेटेड फील लगा कि हाँ, मैं अगर कर पा रही हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में तो गेट मैं कर सकती हूँ। तो मुझे गेट में थोड़ा रैंक मेरा इम्प्रूव करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मुझे टिफर एग्जाम भी क्रैक करना है अभी। और उसके बाद सिंस आई हैव क्लियर जीआरएफ, मुझे अभी पीएचडी में भी इंटरेस्ट है। अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी ज्वाइन करना चाहती हूँ। सो दैट इज द थिंग सर। चलो वेरी गुड। तो अभी करंटली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आए भी हैं, तो आप उनके बारे में मेरे ख्याल से अवेयर होगे। तो अब आप देखना, अब इसके बाद इंटरव्यू की जो आपकी तैयारी होगी, जो चीज़ें आपने यहाँ से सीखी हैं, वही सारी चीज़ें वहाँ पे आपको हेल्प करेंगी। सो जान के बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहे आपकी जर्नी में। कभी मोटिवेटेड तो कभी डिमोटिवेटेड, और ये लगभग एक कांस्टेंट फेज है, मेरे ख्याल से सभी को फेस करना ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्होंने जरूर आपसे कुछ काम की चीजें पिक करी होंगी यहाँ से। एट द एंड मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि जितना भी सब कुछ किया आपने, जो मेहनत करी, इसका क्रेडिट आप किसको किसको देना चाहोगे? Okay, sir. First of all, I would give this credit to my hard work because मैंने खुद को बहुत संभाल के रखा कि मुझे और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। और मैंने वो कंसिस्टेंसी रखी मेरे प्रिपरेशंस के टाइम पे। तो आई वुड क्रेडिट फॉर माई सेल्फ हार्ड वर्क, एंड देन आई वुड ऑफ कोर्स remember about my parents, my school teachers, my college teacher, and of course IFS teachers. I dedicate this success to my whole teachers and my parents, family of course, and friends. ओके, सो चलिए दर्शन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you, sir, and thank you for giving your precious time for my interview. मुझे it's a dream come true for me, sir, because you are taking my interview and you are one of my favorites, sir, in IFS.